गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज इकोनॉमिक्स में आप सीखेंगे वैल्यू एडेड मेथड। इससे पहले कि हम वैल्यू एडेड मेथड स्टार्ट करें, आपको कुछ मैं 11th क्लास में जो आपने पढ़ा है उसे रिवाइज़ करवाना चाहूँगी, क्योंकि उसकी ज़रूरत यहाँ पर पढ़ने वाली है। तो बेटा जब आप 11th क्लास में थे, आपने एक चैप्टर पढ़ा था बेटा कॉस्ट का। ठीक है, कॉस्ट के बारे में आपने सीखा था कि कॉस्ट दो तरह की होती है। एक होती है बेटा नॉन फैक्टर इनपुट कॉस्ट, नॉन फैक्टर कॉस्ट, और एक होती है बेटा फैक्टर कॉस्ट। नॉन फैक्टर कॉस्ट के बारे में आपने क्या पढ़ा था? सबसे पहले इसमें जानने से पहले हम यहाँ पर आते हैं। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? द कॉस्ट विच इज़ पेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ऐसी कॉस्ट जो हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पे करते हैं बेटा वो फैक्टर कॉस्ट होती है। अब बताइए फैक्टर प्रोडक्शन को क्या क्या पे होता है? पहले फैक्टर प्रोडक्शन के नाम लिख दें। लैंड है फैक्टर, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, अब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आप फैक्टर कॉस्ट पे करते हो। जब हम इनके सर्विसेज लेते हैं तो बदले में इनको अमाउंट पे होता है, और जो अमाउंट पे होता है बेटा उसको हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। अमाउंट विच इज़ पेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज फैक्टर कॉस्ट। तो लैंड को आप क्या पे करते हैं बेटा? रेंट। लेबर को क्या पे करते हैं? वेजेस एंड सैलरीज। कैपिटल के लिए क्या पे होता है बेटा? इंटरेस्ट पे होता है। और एंटरप्रेन्योर क्या लेकर जाता है? प्रॉफिट लेकर जाता है। तो ये हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गए। फैक्टर कॉस्ट के बारे में याद आ गया आपको जो 11 में पढ़ा था। अब जरा नॉन फैक्टर कॉस्ट के बारे में जानते हैं। इनके अलावा बेटा जो पेमेंट होती है वो नॉन फैक्टर कॉस्ट आती है। अब वो क्या क्या पेमेंट होती है? इसमें आ जाता है बेटा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के लिए आप कहीं से खरीद के लाओगे, उसको पेमेंट करके आओगे बेटा, इसे नॉन फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। सेकेंड नंबर पे इस पे ले सकते हो फ्यूल, गैस, वाटर, और क्या पे करते हो बेटा? पावर पे करते हो, पावर के लिए अमाउंट पे होता है। तो ये सब आपकी क्या होगी? नॉन फैक्टर कॉस्ट होगी। दोनों को अच्छे से देख लो, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। आज जो टॉपिक आप सीखोगे, आज का टॉपिक क्या है बेटा? वैल्यू एडेड मेथड। इस मेथड में आप इसके बारे में जानोगे बेटा। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट के बारे में आपने जान लिया। अमाउंट विच इज़ पेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज नॉन एज फैक्टर कॉस्ट। अमाउंट विच इज़ पेड टू नॉन फैक्टर इनपुट्स इज नॉन एज नॉन फैक्टर कॉस्ट। और नॉन फैक्टर इनपुट्स क्या होते हैं? लाइक रॉ मटेरियल, फ्यूल, गैस, वाटर एंड पावर। ठीक है बेटा, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने ये जो टॉपिक रखना है हमने वैल्यू एडेड मेथड का, तो पहले आपको बताते हैं कि किसी भी चीज़ का जब प्रोडक्शन होता है बेटा, हर एक चीज़ पेड़ पर तो उगी हुई नहीं मिलती ना आपको फ्रूट्स मिल जाते हैं, आपको वेजिटेबल्स मिल जाते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी हमें प्रोडक्शन करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर ब्रेड खाने का मन कर रहा है आपका, तो बेटा ब्रेड पेड़ पर नहीं उगी है, ब्रेड का एक प्रोडक्शन प्रोसेस पूरा हुआ है पूरा। आपने कोई शर्ट या टी शर्ट पहनी हुई है, तो बेटा ये शर्ट या टी शर्ट पेड़ों पर नहीं उगते, इसका प्रोसेस होता है पूरा। एक शर्ट के लिए क्या प्रोसेस रहता है बताओ? सबसे पहले फार्मर कॉटन प्रोड्यूस करेगा अपने एग्रीकल्चर फार्म में। ठीक है, कॉटन प्रोड्यूस होगा, फिर वो फैक्ट्री में आएगा, उसको थ्रेड में कन्वर्ट किया जाएगा, थ्रेड से कन्वर्ट होकर वो आगे क्लॉथ में आ जाएगा, जो उसकी वीविंग होगी वो क्लॉथ में कन्वर्ट हो जाएगा, और देन उस क्लॉथ की कटिंग एंड स्टिचिंग करके एक शर्ट तैयार हो जाएगी। तो आपने क्या देखा? शर्ट तक आने के लिए कितना सारा पीछे से प्रोसेस होता है आया है। ठीक है, तो अभी हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं बेटा ब्रेड का। ठीक है, तो ब्रेड के लिए आप क्या सीखते हो? जब आप किसी भी ब्रेड को बेटा कंज्यूम करते हो तो देखना ये कि ये ब्रेड बनी कैसे थी। सबसे पहले तो फार्मर ने अपना काम किया। फार्मर ने क्या किया बेटा? फार्मर ने वीट प्रोड्यूस किया। ठीक है, फार्मर के बाद किसकी बारी आ गई बेटा? फ्लोर मिल की आ गई। ये जो वीट होगा फ्लोर मिल वाला लेकर आएगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा? फ्लोर में कन्वर्ट कर देगा। और फिर उसके बाद क्या हुआ गया? बेकरी वाला आएगा। बेकरी वाले ने क्या किया? यहाँ से फ्लोर लिया और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा? ब्रेड में कन्वर्ट कर दिया है। और उसके बाद एक शॉपकीपर आएगा, वो बेकरी वाले से ब्रेड परचेज करता है। अब इसके दो काम हो सकते हैं, या तो ब्रेड से ब्रेड पकौड़ा बन जाएगा, या फिर शॉपकीपर क्या करेगा? ब्रेड को ही फर्दर कंज्यूमर्स को बेच देगा। ठीक है, तो यहाँ से शॉपकीपर क्या करेगा? इसको फाइनली सेल कर देगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फार्मर, फ्लोर मिल, बेकरी और शॉपकीपर, ये चार लोग इन्वॉल्व हैं बेटा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम बनाएंगे बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट का।
वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा, जो ये सामान बेचेंगे ना इनके लिए ये आउटपुट है। जैसे कि एक फार्मर के लिए वीट आउटपुट है, फार्मर ने वीट को बेचना है, इसके लिए आउटपुट है। आउटपुट से क्या जानते हो बेटा, कि जो हमने प्रोडक्शन की है, फार्मर ने तो वीट प्रोड्यूस कर दिया ना, इसके लिए आउटपुट होगा, इसे मार्केट में बेचेगा। फ्लोर मिल वाले के लिए आउटपुट क्या बनेगा, फ्लोर, उसने फ्लोर को बेच देना है। बेकरी वाले के लिए ब्रेड आउटपुट है, और शॉपकीपर के लिए या तो वो ब्रेड को बेचेगा बेटा या फिर ब्रेड पकौड़ा बेचेगा। हम ब्रेड ही लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, वैल्यू ऑफ आउटपुट के बाद आपका नेक्स्ट जो रहेगा यहाँ पर रहेगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और फिर जो नेक्स्ट आपका रहेगा वो रहेगा बेटा वैल्यू एडेड, ठीक है। तो हमने क्या माना कि एक फार्मर के पास, यहाँ से आपको स्क्रीन पूरी दिख रही होगी, एक फार्मर के पास बेटा ये मान लीजिए कि उसके पास सीड्स पहले से ही थे, ठीक है। और सीड क्या होते हैं बेटा, सीड्स ऐसे रॉ मटेरियल यूज़ होंगे, इसके पास ये पहले से ही पड़े थे। इसका मतलब इसकी नॉन फैक्टर कॉस्ट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कुछ भी नहीं हुई। ऐसा अजम्पशन लेकर चलना है कि एक फार्मर के पास वीट पहले से ही पड़ा था जो उसने उगाना है। अब ये क्या करेगा बेटा, सिर्फ ये जो वीट हाथ में लेने से फसल तो नहीं खड़ी हो जाएगी, तो उसने क्या करना है बेटा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूटिलाइज़ करना है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये यूज़ करेगा, और उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या पे करेगा बेटा, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूटिलाइज़ किया, मान लीजिए इसने 400 रुपीज़ पे किए हैं, अगर 50-50 भी सबको पे किए हों तो कितने बन जाते हैं बेटा, चलो 100-100 मान लो, 100-100-100-100 लगा लो, तो इसने 400 की वैल्यू एडिशन किया है। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है बेटा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या पे किया है। आप देखिए कि इसने रॉ मटेरियल्स के पास था नहीं, था नहीं का मतलब इसने कोई भी अमाउंट पे नहीं किया इसके लिए, है ना। रॉ मटेरियल इसने कोई अमाउंट पे नहीं किया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पे किया, तो 400 रुपीज़ इसके आया है। तो इसके जो आउटपुट तैयार हुआ है बेटा उसकी वैल्यू 400 हो गई। हम इन दोनों को टोटल करेंगे तो आउटपुट की वैल्यू बनेगी ना बेटा, इतना मेरा नॉन फैक्टर कॉस्ट आई है, इतनी मेरी फैक्टर कॉस्ट आई है, दोनों को ऐड करके हमने कहा हमारा आउटपुट बन गया। तो फिलहाल इसकी नॉन फैक्टर कॉस्ट थी नहीं एक फार्मर के लिए, सिर्फ उसने फैक्टर कॉस्ट पे की थी, उसे हम कहते हैं वैल्यू एडिड। तो इसने इतना अमाउंट पे किया, इतने का ही इसका आउटपुट बन गया। अब क्या हुआ बेटा, ये जो फ्लोर मिल वाला है ये फार्मर से 400 का वीट लेकर आएगा, तो एक फ्लोर मिल वाले के लिए वीट क्या हो गया बेटा, रॉ मटेरियल हो गया। तो ये जो 400 इसके लिए फाइनल प्रोडक्ट था, अब इसके लिए वही एक रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट कॉस्ट बन जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ से यहाँ हमने लिया है, क्यों लिया बेटा, इसका फाइनल प्रोडक्ट जो था वो दूसरे वे के लिए तो रॉ मटेरियल है ना, फ्लोर मिल वाले के लिए, इसने यहाँ से क्या कर दिया, वीट ले लिया है। अब इसने इसको फ्लोर में कन्वर्ट करना है, लेकिन सिर्फ बेटा हाथ में लेकर गेहूं को वो आटे में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, फिर से ये फैक्टर कॉस्ट के लिए पेमेंट करेगा। तो इसने भी फैक्टर कॉस्ट की पेमेंट की, इसने टोटल 200 का पे किया। किन किन को पे किया होगा बेटा, इसने लेबर लगाई होगी, लैंड ली होगी तो रेंट पे किया होगा, लेबर लगाई होगी, वेजेस पे किया होगा, कैपिटल तो ये हर बिग बिजनेस में लगता है। अब ये चारों कौन है बेटा, एक तरह से बिजनेसमैन ही है ना, और बिजनेसमैन को कैपिटल तो चाहिए, तो इंटरेस्ट इसने भी पे किया होगा, प्रॉफिट इसने भी अपनी जेब में डाला होगा। तो टोटल इसने 200 का वैल्यू एडिशन कर दिया, ठीक है। 400 का रॉ मटेरियल और 200 का इसने फैक्टर कॉस्ट लगाकर, अब इसका आउटपुट कितने में तैयार हुआ बेटा, इसका आउटपुट 600 में तैयार हो गया। दोनों को ऐड करके हमने बताया इसका प्रोडक्ट 600 में तैयार हो गया। अब ये जो फ्लोर है यहाँ से बेकरी वाला लेकर आएगा बेटा, तो इसके लिए ये 600 क्या बन जाएगा, इसके लिए ये रॉ मटेरियल बन जाएगा, ठीक है। अब इसने भी वैल्यू एडिशन करना है, मान लीजिए इसने भी 200 रुपीज़ ऐड कर दिए हैं। कैसे ऐड किए होंगे बेटा, 200 इसने भी रेंट पे किया होगा, इसने भी वेजेस पे किए होंगे, इसने भी इंटरेस्ट पे किया होगा और प्रॉफिट रखा होगा साइड पे। इसका प्रोडक्ट कितने पे बनकर तैयार हो गया, इसका बनकर तैयार हो गया बेटा 800 का। फिर वही बात, एक शॉपकीपर ने इसे आगे रीसेल करना है, और रीसेल के लिए कोई प्रोडक्ट खरीदा जाए वो इंटरमीडिएट कॉस्ट में आता है बेटा, पढ़कर आए थे, याद करो, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल कॉस्ट आपको बताया था, जो आए और चला जाए। इसके पास ब्रेड आएगी, शॉपकीपर के पास फिर आगे चली जाएगी, है ना। तो इसके लिए 800 का क्या बन गया, इंटरमीडिएट कॉस्ट बन गई। अब शॉपकीपर क्या करेगा बेटा, शॉपकीपर ने क्या करना है, उसने भी शॉप खोली हुई है, उसके पास भी लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग पर क्या होता है बेटा, रेंट, उसने भी 1-2 वर्कर रखे होंगे, उसको पे करेगा वेजेस, उसने भी कहीं से कैपिटल ली होगी दुकान चलाने के लिए, इंटरेस्ट पे करेगा, और क्या होता है बेटा, खुद का वो प्रॉफिट रखेगा। मान लीजिए इसने जो अपनी जेब में रखे हैं वो 100 रुपीज़ रखे हैं, तो ये मार्केट में प्रोडक्ट कितने बेचेगा बेटा, 900 का प्रोडक्ट मार्केट में बेच देगा। तो यहाँ से आप क्या देखते चले आ रहे हो, पहले एक बार वापस देखना, ये आपकी नॉन फैक्टर कॉस्ट है, ये आपकी फैक्टर कॉस्ट है। किसी भी प्रोडक्ट के लिए दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, तब जाके आउटपुट बनता है हमारा।
एक फार्मर के केस में हमने क्या एज्यूम किया, उसके पास पहले से ही सीड्स पड़े थे, उसने कहीं से नहीं खरीदे हैं, तो उसका इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं आया, बट उसने लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर को यूज़ किया था, 400 उसने कॉस्ट ऐड कर दिए, बेटा उसका प्रोडक्ट 400 का रेडी हो गया। उसका प्रोडक्ट अगले वाले के लिए रॉ मटेरियल बना और उसने खुद ने 200 डाले। तो इस तरह से आपके सामने ये प्रोसेस है बेटा, ये सारा मैंने प्रोसेस करके दिखा दिया। अब इसको हमने क्यों सीखा, इसको हमने इसलिए सीखा ये जानने के लिए कि हमारी इकोनॉमी की बेटा जीडीपी कितनी हुई है। अगर हम इकोनॉमी की जीडीपी की बात करें तो आपने पढ़ा हुआ जीडीपी के बारे में, द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज जीडीपी। एक कॉमन लेमन होगा, वो क्या करेगा बेटा, इन सबको ऐड कर देगा, वो कहेगा कि टोटल करके देखो कितना बनता है, 2700 बनता है, ठीक है। एक कॉमन लेमन कहेगा कि मेरी इकोनॉमी के अंदर 2700 का जीडीपी बन गया है। लेकिन आप क्योंकि इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, आप कहोगे कि नहीं 2700 का जीडीपी नहीं बना है। क्यों बोलोगे ऐसा नहीं बना है, देखो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप 2700 का जीडीपी बना देते हो तो आप देखिए इस ब्रेड के अंदर बेटा इसने जो व्हीट प्रोड्यूस किया था वो है, इसने उसको आटा प्रोड्यूस किया था, उसकी वैल्यू भी डली हुई है, इसने ब्रेड को फ्लोर को ब्रेड में कन्वर्ट किया था, वो वैल्यू भी डली हुई है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी इकॉनमी में जीडीपी की बेटा डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहीं पर आप क्वेश्चन सॉल्व करना है कि व्हाट डू यू मीन बाय डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग क्या होती है, आप कहोगे डबल काउंटिंग refers to estimation of value of goods and services more than once। जब हम एक से ज़्यादा बार किसी भी गुड और सर्विसेज को काउंटिंग करते वक्त ले लेते हैं तो वो हमारी डबल काउंटिंग हो जाती है। बेटा अगर आप कहोगे ना इकोनॉमिक्स के अंदर कि भी मेरा जीडीपी 2700 का प्रोड्यूस हुआ, इसका मतलब आपने डबल काउंटिंग कर ली है। डबल काउंटिंग क्यों कर ली बेटा, क्योंकि आपने वीट को भी ले लिया, वीट तो ऑलरेडी इसके अंदर है, तो आप इसको भी ले रहे हो और वीट को अलग से ले रहे हो, आप इसको भी ले रहे हो और आप इसके अंदर फ्लोर को भी ले रहे हो, जबकि फ्लोर की वैल्यू ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है। आपने जो बेकरी वाले ने ब्रेड में कन्वर्ट किया, आपने वो वाली वैल्यू भी ले ली, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है हाउ द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कैन बी अवॉइडेड, कैसे दूर किया जा सकता है। तो आप कहोगे देयर आर टू अप्रोचेस, there are two approaches to avoid the problem of double counting। बेटा वो टू अप्रोचेस क्या हैं, पहला होता है फाइनल आउटपुट अप्रोच, और सेकंड होता है वैल्यू एडेड अप्रोच। चलो यहाँ पर दिखाते हैं, इसी में वापस देखिए। अगर हम कहेंगे ना हमारी इकोनॉमी में जीडीपी कितने प्रोड्यूस हुई है, तो बेटा ये प्रोड्यूस हुई है जीडीपी आपकी, ये आपका फाइनल आउटपुट है। हमने पढ़ा ना अभी कैसे प्रॉब्लम दूर की जा सकती है, फाइनल आउटपुट अप्रोच से। यानी आप इकोनॉमी में जब जीडीपी की कैलकुलेशन करोगे तो सिर्फ फाइनल गुड्स को ही लिया जाएगा। आपको याद है जब मैंने इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का डिफरेंस आपको करवाया था, उसमें एक लाइन लिखी थी हमने, क्या लिखी थी कि फाइनल गुड्स आर टेकन बोथ इन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम, एंड इंटरमीडिएट गुड्स नाइदर इन डोमेस्टिक नॉर इन नेशनल इनकम। आपको याद होगा ये डिफरेंस हमने पॉइंट किया था बेटा। तो अगर आपके इंटरमीडिएट कॉस्ट जो होती है कहीं पर भी नहीं ले जाती बेटा इंटरमीडिएट गुड्स को। अब देखिए जब ये शॉपकीपर से अल्टीमेटली एंड में कंज्यूमर के पास इससे पहुंचेगी शॉपकीपर के पास, तो एक कंज्यूमर के लिए उस ब्रेड की कॉस्ट 900 है, तो ये अब फाइनल प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो या तो आप इस वैल्यू को ले लीजिए 900 को, जो कस्टमर के हाथ में फाइनल प्रोडक्ट जाना है, या फिर इसका सेकंड मेथड आपको बताया वैल्यू एडेड अप्रोच, यानी कि हमारी इकोनॉमी के अंदर कितनी वैल्यू एडिशन हुआ है। देखो 400 का इसने वैल्यू एडिशन किया, 200 का इसने किया, 600, 600 एंड 200, 800, 800 एंड 100, 900। तो आप देखोगे यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू यहाँ पर भी आ रही है, ठीक है। तो अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी अगर आप हर एक किसी का फाइनली आउटपुट ले लोगे। फाइनल आउटपुट बेटा वो होता है जो कंज्यूमर के हाथ में पहुंच जाता है कंज्यूम करने के लिए। अभी ये
नहीं गया। सोचो अगर ये इसको कहीं कुछ नहीं हुआ होता, मान लो अगर ये फार्मर ने ये 400 का जो वीट है फ्लोर मिल को ना बेचकर डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचा होता तो ये फाइनल आउटपुट मान लिया जाता, क्योंकि इसके ऊपर फर्दर प्रोसेस हो रहा है ना, इस करके ये हमारा ये इंटरमीडिएट काउंट हो जाएगा। ठीक है, आपने ये पॉइंट सीखा। अब यहाँ से मैं आप क्या करने वाली हूँ, आपके सामने एक फॉर्मूला तैयार करूँगी, देखना यहीं से फॉर्मूला बनेगा। क्या फॉर्मूला बनेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट लिया हुआ है, इंटरमीडिएट लिया हुआ है और वैल्यू एडिड लिया हुआ है मैंने। ठीक है, अब देखना मैं यहीं से एक फॉर्मूला बना देती हूँ। आपका फॉर्मूला जो बनकर तैयार होगा वो ये बनेगा, वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर देखते हैं इस प्रोसेस में कितना वैल्यू एडिशन हुआ है बेटा। वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू वैल्यू एडिड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट 400 माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। 400 में से 0 को माइनस करो, 400 आ जाएगा। 600 माइनस 200 क्या बन गया, 200। 800 माइनस 600 200। 900 माइनस 800 100। तो मैंने क्या करना, अब इस को हमने पहले रख दिया और ये फॉर्मूला यहाँ से बना दिया, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। देखिए यही किया ना मैंने, वैल्यू एडिड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो बेटा अब आपको यहाँ से एक बात सीखनी है। आप क्या सीखोगे कि हमारी इकोनॉमी, यहीं से एक फॉर्मूला बनाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बेटा ग्रॉस टर्म यूज़ करने वाली हूँ। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर ग्रॉस ही क्यों लिया, आपने नेट क्यों नहीं लिया। बेटा आपको यहाँ से एक बात सीखनी है ग्रॉस और नेट के बीच में, कि ग्रॉस का मतलब होता है जिसमें अभी तक डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ, और नेट वो होता है जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका हो। तो अभी क्या है, आपका प्रोडक्ट बेटा बन रहा है फैक्ट्री के अंदर ही है, आप देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ये बनता चला जा रहा है। चलो इसमें एग्जांपल चेंज करें। अगर मैं कहती हूँ कि कोई कार बन रही है बेटा, गाड़ी बन रही है, गाड़ी में एक बार पहिए ऐड हुए हैं, एक बार उसके शीशे असेंबल हुए हैं, एक बार उसकी बॉडी असेंबल हुई है, तो आप क्या बोलोगे, इस यहाँ से यहाँ आने में डेप्रिसिएट हो गया, यहाँ से यहाँ आने में डेप्रिसिएट हो गया क्या, नहीं ना। तो क्या होता है बेटा, कोई भी वैल्यू, किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू डेप्रिसिएट कब होती है, जब वो मार्केट में आ जाती है, कंज्यूमर के हाथ में आ जाती है। अभी तो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही है ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये तो बनी रही है बेटा। तो बनते बनते चीज़ कभी भी डेप्रिसिएट नहीं होती है। तो इस करके हमने यहाँ पर ग्रॉस वैल्यू को लिया है। ये रीज़न है कि मैंने इसको ग्रॉस भी ले लिया। सेकेंड जो मैं इसमें यूज़ करूँगी वो मैं यहाँ यूज़ करूँगी, बताओ क्या लेना चाहिए मुझे, फैक्टर कॉस्ट पर या फिर